प्यारे बच्चों, स्नेहाशीष। मैं आप लोगों की हिंदी विषयाचार्या सुषमा मैम आज हिंदी पठन पाठन की श्रृंखला में क्षितिज गद्य खंड के अंतर्गत कुछ नवीन विषय सामग्री लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि प्यारे बच्चों, आज जो मैं नया पाठ बताऊंगी, जिसके बारे में मैं आप प्रकाश डालूंगी, वो नया पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो बच्चों, ये पाठ पढ़ो। इसके पूर्व पहले पाठ पर भी थोड़ा बताती हूँ। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? लखनवी अंदाज है, जो यशपाल द्वारा रचित है, जिसके आपने प्रश्नोत्तर भी किए, अभ्यास कार्य भी किया, समझा भी अच्छी तरह से। तो देखो, आज ये मैं पाठ पढ़ाऊँ जिस मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसकी रचना की है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो बच्चों, पाठ का सारांश बताऊं, पाठ पर चर्चा करूं, इसके पूर्व मैं लेखक परिचय यानी लेखक के व्यक्तित्व कृतित्व पर कुछ प्रकाश डालती हूं। आप भली भांति श्रवण करेंगे, तत्पश्चात कॉपी पर लिखेंगे भी। तो चलिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय पर कुछ प्रकाश डालें। नई कविता के सुविख्यात कवि एवं उच्च कोटि के विद्वान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 ईस्वी में हुआ। बच्चों, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 ईस्वी में हुआ। बच्चों, उन्होंने एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय बस्ती से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात वे क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन किया। उन्होंने सन 1949 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑडिटर जनरल इलाहाबाद के कार्यालय से अपने कर्ममय जीवन की शुरुआत की, यानी आजीविका के लिए उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया, संपादन कार्य भी किया, अध्यापक बने। तो ध्यान देंगे बच्चों, इसके पश्चात कार्यालय एवं विद्यालय की नौकरी के पश्चात भी कुछ समय के लिए आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर भी रहे। सन 1965 में उन्होंने दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के प्रमुख उप संपादक के पद पर भी कार्य किया। बच्चों, उन्होंने एक प्रसिद्ध पत्रिका है, लोकप्रिय पत्रिका, जो बच्चों की पत्रिका कही जाती है, मासिक पत्रिका पराग, उसका सफलतापूर्वक संपादन किया। ध्यान दे रहे होंगे बच्चों। सन 1948 ईस्वी में उन्होंने संसार से सर्वदा के लिए नाता तोड़ लिया, अर्थात सन 1984 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। बच्चों, ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय में था। अब ध्यान देंगे, अब उन्होंने अपनी कुछ कृतित्व यानी उन्होंने कुछ रचनाएं की हैं। प्रमुख रचनाओं पर मैं प्रकाश डालूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। विभिन्न विधाएं तो जानते ही आप, जैसे कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, इस तरह ये हिंदी की बहुत विधाएं होती हैं। तो इन्होंने इन विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है, यानी इनकी रचनाएं की हैं। कुछ रचनाएं में जैसे उनके काव्य संग्रह में उन्होंने क्या क्या लिखा है? काठ की घंटियां, बांस का पुल, गरम हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी काव्य की रचनाएं हैं। अगले ध्यान दें, उपन्यास विधा में, यानी उपन्यास कौन कौन से लिखे उन्होंने प्रमुख रूप से? तो एक उपन्यास लिखा है उन्होंने पागल कुत्तों का मसीहा, और दूसरा है सोया हुआ जल। नाटक के अंतर्गत बच्चों उन्होंने बकरी, एक नाटक लिखा है जिसका नाम है बकरी। कहानी में के अंतर्गत उन्होंने लड़ाई नामक कहानी लिखी। बाल साहित्य में बच्चों भौं भौं खौं खौं, ये एक रचना है, भौं भौं खौं खौं। दूसरी रचना है बतूता का जूता। अगली रचना है लाख की नाक। ये इन्होंने बाल साहित्य लिखे। इसके अतिरिक्त भी बच्चों उन्होंने चर्चे और चरखे, अब गरीबी हटाओ, राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती आदि अनेक उल्लेखनीय रचनाएं की हैं। तो ध्यान दे रहे हो बच्चों, ये उनकी कुछ रचनाएं हुई जो साहित्य जगत में उनकी खूब चर्चा है। अगला बच्चों ध्यान देंगे, जैसे अगले बिंदु लिखते हैं आप साहित्यिक विशेषताएं। उन्होंने इनकी क्या क्या प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं? तो बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।
यानी बहुमुखी प्रतिभा थी उन्होंने, केवल एक विधा में पारंगत नहीं थे। उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्होंने प्रबुद्ध लोगों से लेकर बच्चों तक के लिए साहित्य रचनाएं की। बड़े लोगों के लिए भी रचनाएं की हैं, छोटे बच्चों तक के लिए भी रचनाएं की हैं। उनकी संपूर्ण रचनाएं स्वाभाविकता एवं सहजता से ओतप्रोत हैं, यानी स्वाभाविक हैं एवं सहज हैं। उन्होंने रोमानियत, श्रृंगार, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम की भी कविताएं की हैं। यहाँ तक कि बच्चों उन्होंने समसामयिक विषयों पर भी साहित्य रचना की है। वे इलाहाबाद के परिमल समूह के सदस्य रहे हैं। वहीं उनका संबंध फादर कामिले बुल्के से हुआ था। वे फादर के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए थे। उनका वही प्रभाव जो उनकी रचना में परिलक्षित होता है। कौन सी रचना की थी? मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो उन्होंने गद्य में रचना की थी, ये उन्हीं से प्रभावित होकर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, यानी फादर बुल्के के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ये रचना की थी। तो इस तरह बच्चों उन्होंने भारतीय गांवों एवं वहाँ की परंपराओं का बहुत आकर्षक एवं सजीव रूप में भी चित्रण किया है। भाषा शैली पर अगर प्रकाश डालें तो बच्चों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा क्या है? अत्यंत सरल, बोधगम्य एवं प्रभाव उत्पन्न करने वाली, प्रभाव उत्पादक है। उनकी रचनाओं में लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपनी सरल एवं सामान्य भाषा के प्रयोग से असामान्य विषय को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल की है, यानी सिद्धहस्त थे कि सामान्य भाषा प्रयोग से भी असामान्य भाषा को क्या कर देते थे? अभिव्यक्त कर देते थे, प्रकट कर देते थे। उन्होंने चित्रात्मक, प्रतीकात्मक एवं बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार बच्चों उनकी भाषा शैली थी। अधिकांशतः उनके शब्द चित्र गतिशील माने गए हैं। वे शब्दों के रूप में छवि उकेरने में कुशल हैं। गद्य में उनका यही गुण पूरी तरह से प्रखरता के रूप में परिलक्षित होता है। उनकी कविताएं भी किसी एल्बम से कम नहीं मानी गई हैं, क्योंकि वो नई कविता के सर्वश्रेष्ठ विख्यात कवि माने गए हैं। तो इस तरह बच्चों उनका ये कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय बताया मैंने, आपने अच्छी तरह से श्रवण किया है, इसको आप कॉपी पर लिखेंगे भी। तो बच्चों देखो पाठ पढ़ाऊँ मैं, इसके पहले पाठ का कुछ सारांश बताती हूँ ताकि आपको भली भांति पाठ ग्रहण हो सके, उसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आपको समझ में आ सके। इसलिए पाठ का सारांश मैं कुछ संक्षिप्त रूप में बताती हूँ। उसको मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखा है, उसका पाठ का सारांश मैं बताती हूँ। तो ध्यान दें, प्रस्तुत पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्मरण है, जिसमें यूरोप के बेल्जियम रेम्स चैपल शहर में जन्मे फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। बच्चों बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा, यानी भारत में ही आकर वो मृत्यु को प्राप्त हुए। फादर बुल्के थे सन्यासी थे, परंतु परंपरागत नहीं। लेखक और फादर के संबंधों की झलक जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, इस पाठ में ये जो संस्मरण है इसकी झलक इसमें मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास किया। राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में उनका सराहनीय कदम था। तो ध्यान देंगे बच्चों, अब मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से उनके मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है उसके सारांश पर प्रकाश डालती हूँ। जैसे एक बिंदु लिखेंगे, फादर बुल्के के निधन पर लेखक का आक्रोश। तो ध्यान दें बच्चों, इस संस्मरण के शुरुआत में लेखक बता रहा है कि फादर बुल्के की मृत्यु का कारण क्या था? एक जहरीला फोड़ा था। जहरीला फोड़ा तो जानते होंगे कि तो जहर भर गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। तो लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है, में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों किया? फादर की मृत्यु
जहरवाद के कारण हुई है ना। ये गैंग्रीन कहते हैं, एक फोड़ा होता है जहर भरा। तो जहरवाद के कारण कठिन यातना सहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व तो इस साधु में अपने परिजन के प्रति भरा था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी। लेखक क्रोधित है ना, तो अपना आक्रोश प्रकट करता है। लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता था, क्योंकि लेखक के साथ अंतरंग संबंध थे फादर बुल्के के। अगला बिंदु आप बच्चों लिखेंगे, फादर बुल्के की आत्मीयता और लेखक। बच्चों, फादर बुल्के गोरे रंग के थे। सफेद झाई ढालती हुई उनकी भूरी दाढ़ी थी, नीली नीली गोल आंखें थीं और वे मिलनसार व्यक्तिगत थे। फादर को याद करना लेखक को दर्द व उदासी भरे शांत संगीत सुनने की तरह लगता था। उनमें इतनी ममता और अपनापन था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। लेखक उनकी स्मृतियों में डूब जाता है। उनके अनुसार वे पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। वे हमारी हंसी मजाक में शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय देते थे, सुझाव देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई की तरह खड़े रहते थे और पुरोहितों की तरह वो आशीर्वाद देते थे, आशीष देते थे। और उनकी ये निकटता कैसी लगती थी, जैसे देवदार का वृक्ष हो, जैसे विशाल और सघन शीतलता प्रदान करता है। तो वो फादर बुल्के लेखक के लिए ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कोई देवदार का वृक्ष हो जो अपनी सघन शीतलता से उनको सुशोभित कर रहा हो, उनको सिंचित कर रहा हो। बच्चों, लेखक ने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा, यानी उनको क्रोध नहीं आता था। सदैव ममता और प्यार से लबालब रहते थे, यानी हमेशा ममता छलकती रहती थी, प्यार छलकता रहता था। उन्हें देखकर लेखक के मन में हमेशा यही जिज्ञासा बनी रहती थी कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका भरा पूरा घर था, पूरा पारिवारिक जीवन वो जी रहे थे। अगला बिंदु आता है बच्चों, फादर बुल्के का पारिवारिक जीवन। उनका पारिवारिक जीवन कैसा था? तो बच्चों, उनका अपना भरा पूरा परिवार था। 2 भाई, 1 बहन, माता पिता। परंतु किसी और से उन्हें लगाव न था। उनकी दृष्टि में उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल अत्यधिक सुंदर है। कई बार उन्हें माँ की स्मृति में डूबते हुए भी देखा गया था। तो बच्चों, लेखक प्रायः अपनी बातों से उनसे पूछता था कि अपने देश की याद आती है? तो अक्सर यही कहते थे कि मेरा देश तो भारत है। हाँ, जन्मभूमि रैम्स चैपल की याद तो आती है, माँ की बहुत याद आती है। वे माँ की याद में अक्सर कर डूब जाते थे। माँ की पत्र आते थे, चिट्ठियाँ जो आती थीं, उन्हें अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। उनका पिता और भाइयों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी हो गया था, एक भाई काम करता था, एक बहन थी जो थोड़ा जिद्दी स्वभाव की थी। फादर को भी कभी उनकी चिंता नहीं थी। भारत में बस जाने के बाद वो 2-3 बार मात्र अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। लेखक ने जब एक बार पूछा कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि प्रभु की इच्छा थी। वे बताते थे कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर वे सन्यासी हो गए और धर्मगुरु के पास गए। बोला सन्यास लेना चाहते हैं, और परंतु उन्होंने सन्यास लेते समय यह शर्त रखी थी कि मैं भारत जाऊंगा। और अंत में भारत जाने की इच्छा उनकी वो पूर्ण हुई। भारत जाने की इच्छा के कारण पूछा गया कि भारत ही क्यों जाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। इस प्रकार वो सन्यासी के रूप में भारत में आकर के बस गया। अगला बिंदु है फादर बुल्के की भारत में प्रक्रियाएं। क्या प्रक्रियाएं की थी? तो फादर बुल्के ने भारत में आकर जिसेट संघ में धर्माचार्य की पढ़ाई शुरू की। 9-10 वर्ष की अवस्था में दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रह करके सन 1950 में
विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में राम कथा उत्पत्ति और विकास इस विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्लू वर्ल्ड नामक नाटक का रूपांतर नील पंछी भी किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और यहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। बच्चों, वहीं पर वो बीमार भी पड़े, पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की आयु में वो यहाँ से जीवन से प्रस्थान कर गए, यानी उनका निधन हो गया। अगला बिंदु लिखेंगे संकल्प से सन्यासी फादर बुल्के। तो बच्चों, फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से सन्यासी। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। 10 साल बाद मिलने पर भी वे वही पुराने अपनत्व की बात करते थे, है ना। ऐसा लगता था जैसे उनसे अपनत्व की सुगंध आ रही हो। वे जब भी दिल्ली आते थे तो गर्मी सर्दी बरसात सब झेलकर, है ना, और खोजकर जरूर उनसे मिलने आते थे, चाहे वे थोड़ी देर के लिए, चाहे 2 ही मिनट के लिए सही। उन्हें हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी, है ना। वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। इसके लिए हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे। केवल इसी बात पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा गया है कि हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देख उन्हें दुख होता था। वो कहते थे जो हिंदी भाषी हैं वो भी हिंदी की उपेक्षा करते हैं, ये जानकर उन्हें बड़ा दुख होता था। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। वे व्यक्तिगत चर्चा करते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के स्वर सुनकर राहत मिलती थी। लेखक को अपने पुत्र की और पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्दों में झरती हुई ध्वनि शांति प्रदान होती है, यानी उनको अच्छी तरह से याद है। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद भली भांति है। अगला बिंदु लिखेंगे फादर बुल्के की अंतिम जीवन यात्रा। ये बच्चों अगला लिखेंगे फादर बुल्के की अंतिम जीवन यात्रा। ये बच्चों अगला बिंदु है। तो लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का दुख है। बच्चों, लेखक दुख प्रकट करते हुए कहता है कि मुझे बहुत कष्ट है कि फादर कामिल बुल्के बीमारी की स्थिति में दिल्ली आए और उसे इस बात की जानकारी भी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला। जब देखा उनको तो ताबूत में ही लेखक का उनका दर्शन हुआ। ताबूत में ही थे जब लेखक ने उनके दर्शन किए। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। उतारने वालों में कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े विद्वान थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश सकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से ही खामोश खड़े थे। बड़े खामोश रूप में सब खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। हिंदी में ही मसीही विधि से प्रार्थना की गई थी। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया था और फिर इसके बाद उनका शरीर कब्र में दफना दिया गया। सभी ने उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। लेखक कहता है कि शायद इस सन्यासी ने भी कभी सोचा हो कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी, परंतु उस समय उपस्थित विशाल जनसमूह रो रहा था। लेखक दुख प्रकट करते हुए कहता है कि फादर कामिल बुल्के हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु वे हमारे लिए एक वृक्ष की तरह थे, छायादार वृक्ष जो फल फूल गंध युक्त, सबसे अलग और सबका बनकर रहने वाला मानवता का पाठ पढ़ाते थे। उनकी पवित्र यादें सबके हृदय में यज्ञ की पवित्र आत्मा को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है। तो इस तरह बच्चों ये पाठ का सारांश हुआ। आप भली भांति अपनी कॉपी पर लिख भी लेंगे, समझ भी लिया होगा, ताकि आपको पाठ जब ग्रहण करें, पाठ पढ़ें
तो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो बच्चों, गद्यांशों पर आधारित प्रश्न गद्यांश में बाद में पढ़ाऊंगी। आज इतना ही, यहीं से पाठ्यक्रम समाप्त करती हूँ। ठीक है बच्चों।